हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए पेन ड्राइव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम संपूर्ण जीएस का रिवीजन करेंगे और हमने शुरुआत मध्यकालीन इतिहास से किया है। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा। तो दोस्तों, तराइन के सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और इसमें दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो जाया करता है। तो इन तुर्क शासकों का जो रहन सहन, भाषा, धर्म और शासन करने का जो तरीका होता है वो भारतीयों से एकदम अलग रहता है। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण किया करते हैं और इन्होंने क्या किया, दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और इन्होंने लगभग 320 सालों तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में हो जाती है और उसके मृत्यु के समय लगभग पूरा उत्तर भारत ही इसके अधीन हो जाया करता है। ये जो इतना भी आप मैप में आप नॉर्थ इंडिया का पोर्शन देख रहे हैं, इतना पूरा पोर्शन क्या होता है, उसके अधीन रहता है। और उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त किए रहते हैं और इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी था जिसका नाम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गौरी के मृत्यु के समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया और तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। और अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और जब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है तो यहीं से दिल्ली सल्तनत का नाम प्रसिद्ध हो जाया करता है। अच्छा दोस्तों, जो हमने बताया गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की गई है, तो आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि उन दिनों गुलाम रखने की एक प्रथा थी। यहाँ पे एक छोटा सा आप देख रहे हो, अफगानिस्तान के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग तुर्किस्तान के नाम से जाना करते हैं। और इस तुर्किस्तान में क्या करते हैं, युवकों को खरीद कर उन्हें युद्ध और प्रशासन में काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तान को बेच दिया जाता था और सुल्तान को बेचा जाता था और वो सुल्तान के अंडर में वर्क किया करते थे, इसीलिए हम उनको गुलाम बोला करते थे। ये सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। और बहुत सारे सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में ऐसे भी थे जो भारत में उनके राज्य का शासन किया करते थे। अच्छा, जब सुल्तान की शुरुआत यहाँ पे हुई, सुल्तान आए यहाँ पे, तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है। मतलब उन्होंने क्या किया, एक सरदार जिन्हें हम लोग अमीर कहते थे, तुर्क और अफगानिस्तान कबीले के हुआ करते थे और इनमें जातीय श्रेष्ठता और सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। और इन्हीं अमीर सरदारों को ही हम लोग सुल्तान बोला करते थे। सुल्तान होने के लिए किसी भी व्यक्ति को सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता का होना अति आवश्यक रहता था और अगर इन क्षमताओं के प्रभाव से वह क्या करता था, वो सुल्तान बन जाता था। और जितने भी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करता था वो इन्हीं क्वालिटीज के दम पे ही किया करता था। सुल्तान के लिए क्या था कि अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास तो इंपॉर्टेंट था ही, इसके अलावा दोस्तों उसे हमेशा एक बात का डर लगा रहता था कि कहीं यह अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न कर ले। तो इसीलिए उस समय जो सुल्तान का अधिकांश समय हुआ करता था वो इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपाय में ही बीता करता था। और सुल्तान क्या था, सुल्तान को इन अमीर सरदारों के सल्तनत में बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। और सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी रहते थे और बाहरी देशों से आए थे। तो बाहरी देशों से आने के कारण भारतीय जनता पर शासन करने के लिए इनको तुर्क के अमीरों और उलेमा इन सबको खुश करने की ज़रूरत पड़ती थी। उलेमा कौन थे दोस्तों, ये धार्मिक वर्ग के लोग थे, उनको हम लोग उलेमा बोलते थे। तो सल्तनतकालीन शासकों ने क्या किया, आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र का राज्य विस्तार और बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए उन्होंने मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए हुए थे। अच्छा, अगर बात करें प्रारंभ में, तो प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब क्या थे, प्रमुख थे। तो प्रारंभिक अगर तुर्क शासन की बात करें तो प्रारंभिक तुर्क शासन दोस्तों गुलाम वंश से शुरुआत हुआ करती है और जो गुलाम वंश हुआ करता है दोस्तों वो
6 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा करता है, जिसमें पहला शासक आपका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तुर्क का एक गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, वो उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बन जाया करता है और वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया करता है। लाहौर कहाँ है दोस्तों? लाहौर वर्तमान में आपके पाकिस्तान में है। और ये बहुत ही दयालु व्यक्ति था और बहुत ही उदार व्यक्ति था, और दयालु और ये उदार व्यक्ति होने कारण लोग इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना करते थे। लाख बख्श के नाम से भी जाना करते थे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो लाखों रुपए दान कर दिया करता था, वो बहुत दानप्रिय व्यक्ति था। और भारत में उसका जो जीवन था वो ज़्यादातर समय उसका जीवन का सैन्य गतिविधियों में ही बीता है। अच्छा, एक चीज़ जानने को हमें मिलती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए उसने क्या किया दोस्तों, भवन निर्माण में उसने कुतुब मीनार बनाता है, जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुतुब मीनार बनाया। इसके अलावा दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम भी उसने वो बनाता है, और कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो बनवाता है दिल्ली में। इसके अलावा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्माण कराया करता है। लेकिन जानने वाली बात ये होती है कि कुतुब मीनार की शुरुआत ने ऐबक ने तो कर दी थी, लेकिन क्या किया था, इसको जो पूरा करने का काम था वो इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, भारत में एक नए राज्य की नींव डाली थी, और उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर तो उसे नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जब ये नई नींव डालता है नए राज्य की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाया करती है 1210 ईस्वी में। कब वो कैसे होती है? तो वो चैगान खेलते समय वो घोड़े से गिर जाया करता है और उसकी मौत हो जाती है। चैगान क्या है? चैगान को हम लोग पोलो के नाम से हम लोग जाना करते हैं। अब तब इनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इनके बाद आते हैं हमारे इल्तुतमिश साहब। इल्तुतमिश जो आते हैं ये 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन किया करते हैं। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाया करती है दोस्तों, तो इसके बाद दिल्ली के अमीर जितने भी थे, इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश को गद्दी पे बिठा दिया करते हैं। और अगर हम देखें तो उसे ही उत्तर भारत के तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब देखो, सवाल इसमें परीक्षा में 2 तरीके से पूछे जाएंगे। ये आपके उत्तर भारत का प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उत्तर भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। जब दोस्तों ये गद्दी पे बैठता है, तो गद्दी पे बैठने के बाद इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये क्या करता है, ये अपनी जो राजधानी होती है, अपनी राजधानी को दिल्ली में सेटल किया करता है। और इसके बारे में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो हम जाना करते हैं, वो ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया हुआ था। और जो 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था, उनको हम लोग तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना करते थे। तुर्कान ए चहलगानी, या फिर इसको चालीसा दल भी हम लोग बोला करते थे। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहली बार किसी मदरसा का निर्माण कराया करता है, और इसे ही मकबरा निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है इल्तुतमिश को ही। परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकबरा निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा में, वो होगा इल्तुतमिश। अच्छा, अगर इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो शासन व्यवस्था के लिए आप अपने स्क्रीन पे आप देखोगे, दिखाता हूं आपको अपने स्क्रीन पे, तो ये उसकी शासन व्यवस्था थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इस शासन व्यवस्था में क्या करता है कि इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी बनाता है, एक स्वतंत्र राज्य बनाया करता है। इसके अलावा राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की भी ये स्थापना किया करता है। और ये क्या करता है, उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया करता है। इसलिए उसने क्या किया, इक्ता की व्यवस्था की, जो अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इक्ता उसने क्या किया, इक्ता की व्यवस्था की। और इस व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासनों से जोड़ा और इसको जोड़ने की नींव भी डाली। सुल्तान ने क्या किया, अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में इसने क्या किया था, बांटा हुआ था। और हर प्रांतों को हम लोग क्या बोलते थे, इक्ता बोला करते थे। और हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को भी नियुक्त किया करता था, और जो सेनापति नियुक्त होता था उसको हम लोग दोस्तों इक्तादार बोला करते थे, या फिर अक्तादार भी बोला करते थे।
और इक़्तादार के पास अपनी खुद की क्या होती थी दोस्तों, सेना हुआ करती थी और प्रशासन चलाने के लिए अपने खुद के अधिकारी भी हुआ करते थे, जिनको हम लोग परगना अधिकारी भी बोला करते हैं। और इक़्ता अधिकारी इनकी सहायता से राज्य की रक्षा किया करते थे, स्टेट की जो सिक्योरिटी का ध्यान रखा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से क्या करते थे, टैक्स वसूला करते थे। और टैक्स वसूल करने के बाद जो उनके अधिकारी थे या उनके सैनिकों का जो भी खर्चा होता था वो इन खर्चों को इन्हीं टैक्स से ही यूज दिया करते थे। और इन टैक्स से जब ये खर्चे निकाल दिए जाते थे तो जो कुछ भी बचता था वो उन अमाउंट को इक़्तादार या फिर ये सुल्तान को दे दिया करते थे। इल्तुतमिश ने इसके अलावा दोस्तों मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार उसने किया और सुधार करने के साथ साथ उसने क्या किया, चांदी का एक टंका चलाता है, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, चांदी का टंका चलाता है। इसके अलावा तांबे का जीतल भी चलाया करता है और तांबे का जीतल चलाता है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाया करती है। और वो क्या करता है, अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, जो ये आधुनिक काम किया करता है, बहुत सारी समस्याओं को सामना किया करता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसने अपने जीवन काल में ही आप इसकी जो बेटी थी जिसका नाम था रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया करता है। तो अब रजिया सुल्तान की बात करें दोस्तों तो ये पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। और ये जो रजिया है इनके बारे में जो हम जानेंगे या पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से हम आपके मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।